दोस्तों, हम सब लोगों की ज़िंदगी में बचपन से लेके आज तक, जवानी, बुढ़ापे तक खुशियों के बहुत सारे पल आते हैं। मगर कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमें ज़िंदगी भर याद रहते हैं, ताउम्र हमारे दिल और दिमाग में रहते हैं। तो ऐसे ही जिम कॉर्बेट साहब के साथ भी वर्ष 1910 उनके लिए बड़ा यादगार वर्ष रहा। वो सन जो है 1910 उनके लिए बहुत ही यादगार है। उसमें क्यों यादगार है बताता हूँ। देखिए, पहली चीज़ तो उन्होंने जो टाइग्रस थी मैन ईटर मुक्तेश्वर में, उसको मारा था। इसी ईयर इन्होंने पनार मैन ईटर, जिसकी कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, इसको मारा था। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया था। मोकामा घाट में 5,500 टन माल मैनुअली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया था, बिना किसी क्रेन के, बिना किसी मशीनों की सहायता के। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान था। तो ये इनके लिए बड़े याद के ये एक याद का साल था। अब ये अपने, मैंने बताया ना, अपने काम वाम करते थे। और सबसे पहले तो यार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ अपने उत्तरांचल डायरीज में। दीदी, बहनियों, नानतीनों, भूला, दाजू, सबका स्वागत करता हूँ। और जो पिछली कहानी मैंने छोड़ी थी कि जिम कॉर्बेट साहब वापस नैनीताल चले गए थे, और जब वो आएंगे तो मैं भी आ जाऊँगा। तो अब वो यात्रा शुरू कर रहे हैं और मैं भी आ गया हूँ आपको सुनाने के लिए। 1910 का साल, हाउस ऑफ कॉमन्स में जिस बात की चर्चा हो रही थी कि 400 मार दिए हैं, उसके लिए क्या कर रही है सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वहाँ के शिकारी क्या कर रहे हैं, कैसे क्या चल रहा है सब, तो बड़ा चर्चा वहाँ पे सब चल रही थी। और जो हमारे इंडियन न्यूज़पेपर थे, इस पे इसका कहीं से कहीं तक कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन वर्ल्ड फेम में कौन सा टाइगर लेपर्ड था, आया था। मतलब दुनिया की नज़र में पहला लेपर्ड कौन सा आया था? इसने 400 मार दिए थे, ये नहीं आया था। वो आया था रुद्रप्रयाग का। रुद्रप्रयाग का मैन ईटर, जिसने ऑफिशियली 125 मारे। इसने ऑफिशियली 400 मारे पनार वाले ने, लेकिन नाम उसका ज़्यादा चला था। उसका कारण क्या था? वो पिलग्रिम रूट होने के कारण केदारनाथ, बद्रीनाथ वगैरह को जाने वाले जो यात्री हैं, उस रूट से यात्रा पे जाते थे और वो उनका शिकार करता था। तो हुआ क्या कि वो बिजी रूट होने के कारण उसकी खबरें एक तो मैन टू मैन, जैसे जो भी वापस गए उन्होंने बताना शुरू किया उसके किस्से कि अरे ऐसे बागिन हो रही है। और समाचार पत्रों से इस तरह से उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उसके लिए भी बहुत, उसका नाम ज़्यादा हो गया था। काम इसके ज़्यादा ख़राब थे क्योंकि ये पहाड़ के काफ़ी इंटीरियर एरिया में, पनाड़ जैसी जगह पे ये अपने शिकार करता था। एक चीज़ और है, 400 तो ऑफिशियल, अब ये लगाइए जब ये अप्रैल में उसको मारने के लिए गए थे तब भी 400 ही बोला गया था। और जब ये सितंबर में उसको मारने के लिए जा रहे थे तब भी 400 ही थे। तो ये पॉसिबल नहीं है। और इसलिए भी पॉसिबल नहीं है, ये जो पनार मैन ईटर है, इससे 400 से ज़्यादा शिकार किए थे, मारे थे। थोड़ा सा लैंग्वेज में समझिए, किल किए थे, किल मार दिए थे। इनमें उनको नहीं जोड़ा गया जो इसके हमले से घायल हुए और घायल होने के बाद 1-2 दिन के बाद मरे। जैसे वो मुक्तेश्वर में, जैसे वो डोल गांव के पास जो महिला जिसको पीछे से पकड़ लिया था, तो वो इसके किलिंग में नहीं जोड़ा गया। तो इस तरह के जो इसके शिकार थे उनको नहीं जोड़ा गया। इस वक्त सिर्फ वो जोड़े गए 400 जो पक्का उसी टाइम मार के खा गया। तो ये तो खैर रही ये बात। अब सुनिए, कहानी शुरू करता हूँ। 10 सितंबर का दिन सुबह 4 बजे जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी यात्रा शुरू करी अल्मोड़ा के लिए। ये अल्मोड़ा की तरफ निकल गए। इनके साथ में इनका एक नौकर और 4 आदमी इनके साथ में थे, और ये 6 लोग चले। अल्मोड़ा 18 मील रह गया था, अचानक बारिश शुरू हो गई। और बारिश भी ऐसी मूसलाधार बारिश, ऐसी खतरनाक बारिश कि ये लिखते हैं, उपमा इन्होंने दिया है, एक उदाहरण दिया है कि मेरी हड्डियां तक भीग गई थी। मतलब इतनी भयानक बारिश। उस दिन का इनका डिनर तय था। जो डिप्टी कमिश्नर अल्मोड़ा थे, मिस्टर स्टीफन्स,
तो जब ये अल्मोड़ा पहुँचे तो इन्होंने, इनके पास कपड़े नहीं थे, सब भीग गए थे। तो इन्होंने उनसे माफ़ी मांगी कि मैं आपके साथ डिनर नहीं कर सकता हूँ, आई एम सॉरी। और ये जो भी रहा, ये गेस्ट हाउस में रुके। 2 कमरे का गेस्ट हाउस था। क्या जो वहाँ का जो गेस्ट हाउस का जो केयर टेकर था, उसने दोनों कमरे खोल दिए इनके लिए, और दोनों कमरों में खूब आग वाग जला दी। जब बुखारी होती है या वो फायर प्लेस होता है, अलाव वगैरह जला दिया। और इन्होंने भी वहाँ जा कर के अपने सारे कपड़े, अपने किट को खाली किया, सारे कपड़े जो है फैला दिए ताकि उस आग की गर्मी से कपड़े सूख जाए, अपने जो पहने हुए कपड़े हैं ये सब सूख जाए। और उसके बाद इन्होंने डिनर किया। डिनर करने के बाद में ये अपना मैप रीडिंग करने लगे, जो नक्शे थे। तो नक्शे में 2 रूट दिए हुए थे। एक तो रूट वही था अपना डोल, अपना लमगड़ा डोल गांव, और वो दूनागिरी वो वाला जो रूट पिछले जिस पे ये गए थे। और दूसरा रूट था पनार होते हुए बाड़े चीना पनार पिथौरागढ़ वाला जो रूट था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम डोल वाले रास्ते से जाएंगे और उसी स्कूल में नाइट स्टे करें, वहीं रुकेंगे जहाँ पे वो बाघ ने इनका लेग पीस उठा के भाग गया था। तो ये इनका प्रोग्राम बना। उसके बाद ये सो गए। सुबह जब उठे तो निकले तो इन्होंने देखा कि अरे इनका जो एक पुराना बढ़ई, बढ़ई जानते हैं ना आप लोग, इनका एक बढ़ई जो नैनीताल में काम करता था वो खड़ा है। तो बोले अरे पनवा, उसका नाम पनवा रहा होगा, पवन सिंह या पनिया सिंह या जो भी रहा होगा। बोले अरे पनवा तुम यहाँ कैसे? उसने बोला साहब मेरे को पता चला कि आप मेरे गांव की तरफ जा रहे हैं और मुझे भी अपने गांव जाना है, तो मैं आप लोगों के दल में शामिल होना चाहता हूँ, मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए। तो बोले ठीक है चलो यार। और जब उसने देखा कि ये तो डोल वाले रास्ते से यानी लमगड़ा के रास्ते की तरफ से जाने का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसने सजेशन दिया। उसने बोला साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप इस रास्ते से ना जाके आप पनवनवाला वाले रास्ते से चलिए, ये रास्ता शॉर्ट भी है और मेरे को इस रास्ते की जानकारी है, मैं आपको बड़े अच्छी तरह से ले जा सकता हूँ। तो डिसाइड हो गया ठीक है पनवनवाला के रास्ते से चला जाए। दूसरे दिन सुबह इन लोगों ने अपनी यात्रा शुरू करी। शाम को ये पनवनवाला पहुँच गए। नाइट स्टे इन्होंने पनवनवाला किया। अगले दिन सुबह उठे, उठ करके अपना इन्होंने चलना शुरू किया। काफ़ी ऊपर नीचे, काफ़ी चढ़ाई, कहीं मैदान, कहीं चढ़ाई कहीं ढलान, ऐसे करते करते ये काफ़ी आगे निकल गए। एक जगह पर आकर के इन्होंने जो है पिथौरागढ़ को जो रास्ता जा रहा था वो छोड़ दिया। दाहिनी तरफ को एक दूसरी पगडंडी थी, उस पगडंडी को पकड़ लिया। तो वो पगडंडी जो वहाँ पे सैकड़ों स्क्वायर एरिया में जो माइल्स में जो गांव फैले हुए थे, छितरे छितरे से थे, उन सबको जोड़ने के लिए वो पगडंडियाँ ही थी, यानी कि एक दूसरे गांव को जोड़ने के लिए पगडंडियाँ ही थी। वही संचार का माध्यम था उस टाइम में। और उसी के पैरों के निशानों से ही ये पता चलता था कोई आदमी किधर गया है या कोई आदमी किधर से आया है। तो इन्होंने भी वही पगडंडियाँ शुरू करी। और ये पगडंडियाँ जहाँ से शुरू करी, ये एरिया शुरू हो गया था नरबख्शी बाघ का। दोस्तों मैंने पहले बताया कि मैं तेंदुआ शब्द शायद मेरे मुंह से बार बार ना निकले, मेरे मुंह से बाघ ही निकलेगा, क्योंकि बाघ ही कहने की आदत है। तो नरबख्शी बाघ के क्षेत्र में ये चले गए। इसमें सालन और रंगोट पट्टी को पार किया इन्होंने। दोस्तों सालन और रंगोट पट्टी मतलब पट्टी कहते हैं उस राजस्व की भाषा में, पट्टी उस स्थान को, उस एरिया को कहते हैं जिस एक बेल्ट में कुछ गांव हो, जैसे 7-8 गांव मिलके एक पट्टी हो गई। तो इस तरह से पहाड़ों में पट्टी के हिसाब से बांटा गया है। तो ये सालन रंगोट पट्टी को पार किया इन्होंने। उसके बाद 4 दिन तक जंगलों में अपना भटकते रहे, उसके ढूंढने के लिए कहीं बाघ के कुछ निशान मिल जाए। वो तो नहीं मिले। ये पहुंच गए चकाती गांव में। चकाती गांव के मुखिया ने इनको देखा तो बड़ा इनका स्वागत किया। वो बड़ा खुश हो गया और बोला अरे साहब आइए आइए और चलिए चलिए, अपने अपने घर ले गया। अपने घर में ले जा करके बोला कि साहब आप तो इस एरिया में गलत घूम रहे हैं, क्योंकि जो आदमखोर बाघ है वो तो यहाँ पे है ही नहीं। तो बोले तो कहाँ है? तो उसने बताया ये पनार नदी के उस पार सक्रिय है, ये सलोनी गांव की तरफ आप जाएंगे। बल्कि सलोनी गांव में उसने अभी 2 दिन पहले शिकार किया हुआ एक आदमी का। तो जिम कॉर्बेट साहब ने सोचा कि अब क्या किया जाए, पूछा उससे।
तो उसने कहा ऐसा कीजिए साहब, रात तो आप यहीं बिता लीजिए, कल सुबह मैं आपको सलोनी का रास्ता बता दूंगा और साथ ही मैं एक गाइड आपके साथ भेज दूंगा, एक मार्गदर्शक जो आपको रास्ता बताते हुए ले जाएगा। तो बोले ठीक है, तो हमारे रहने के लिए उससे कहा, अरे ये मेरा घर है, ये ऊपर के 2 कमरे जो है मैं अभी साफ करवा देता हूँ, आप यहाँ रह जाइए। तो कॉर्बेट साहब की नज़र गई नीचे के एक कमरे में, जो लास्ट का कमरा था। बोले एक काम करो, मेरे लिए ये नीचे का कमरा ठीक है, बाकी मेरे आदमियों के लिए एक कमरा ऊपर कर दो। तो वो जो कमरा नीचे का था उस कमरे में दरवाज़ा नहीं था, लेकिन कॉर्बेट साहब जानते थे दरवाज़ा नहीं है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आदमखोर जो है पनार के उस तरफ एक्टिव है और पनार में बाढ़ आई हुई है। अगर कोई दूसरा तेंदुआ इधर आ भी गया तो वो कोई हार्मफुल नहीं होगा। तो इनके आदमियों ने उस कमरे की सफाई करी, माँ तिल्लियाँ, तिनके, पता नहीं क्या क्या कचरा कबार उसके रूम से, बड़ा गंदगी बहुत निकली। और वो मकान मालिक ने बताया, साहब जो ये किराएदार इसमें रहता था ये बड़ा गंदा, बहुत गंदा आदमी है। और खैर इनके आदमियों ने उस पर इनकी मैट वैट बिछा करके, ज़मीन को बढ़िया साफ़ करके मैट वैट बिछा के उस पर इनका गद्दा डाल के इनके सोने के बिस्तर तैयार कर दिया। बाहर बरामदे में खाना बन के तैयार हो रहा था, खाना वाना खाया और आकर के अपना सो गए। और इतना चले थे, इतने दिनों से इतना मतलब मेहनत कर रहे थे, थकान थी, तो इनको नींद आ गई गहरी। बताते हैं सुबह 5:30 के आसपास, 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे इनकी नींद खुली तो इनको लगा कि इनके रूम में क्या में कोई है। तो ऐसे इन्होंने देखा तो सामने दरवाजे में एक आदमी बैठा हुआ था। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौन है। बोला अरे भाई आप कौन, क्या मतलब आप कैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसने बताया साहब आप जिस कमरे में रह रहे हैं ये कमरा मैंने किराए पे लिया हुआ है। मैं 2 दिन के लिए अपने रिश्तेदार से किसी से मिलने के लिए गया था, तो और रात में आया, आपको सोए हुए देखा, तब से मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, मैंने आपको उठाया नहीं। तो जिम कॉर्बेट साहब ने उसे ध्यान से देखा तो वो कुष्ठ रोगी था, लेप्रेसी उसको थी, जानते होंगे लेप्रेसी के बारे में आप लोग। और लेप्रेसी उन दिनों अल्मोड़ा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फैल रही थी, क्योंकि जो लोग थे वो इसको संक्रमण नहीं मानते थे, वो उसको दैवी कोप मानते थे कि कोई दैवी कोप है, इस वजह से उसको ये बीमारी हो रही है। तो उसके साथ उठने बैठने में परहेज नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि ये संक्रमण है, ये फैलेगा, मुझे भी हो सकता है। तो जिम कॉर्बेट साहब ने जब देखा तो इनको रोंगटे खड़े हो गए, ये बहुत घबरा गए कि यार इसके कमरे में रहा हूँ, मेरे अंदर तो पता नहीं कितने बैक्टीरिया आ गए होंगे, मैं तो क्या करूँ। इन्होंने तुरंत अपने आदमी से बोला भैया चलो जल्दी जल्दी सामान वामान लपेटो, हमें चलना है। और ये वहाँ से निकले और निकल के जो सबसे पहला एक जगह इनको जो एक छोटा पानी का एक वो मिला, गधेरा मैंने बताया था ना कि हमारे यहाँ बरसाती नालों को गधेरा ही कहते हैं, जिसमें थोड़ा साफ पानी दिख रहा था। इन्होंने बोला भैया यहीं पे रुको। और जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बराबर गंदगी लिए हुए कोई दूसरा आदमी नहीं है, सबसे ज़्यादा दुनिया का गंदा आदमी मैं ही हूँ, मतलब गंदा इन द सेंस मैल से। तो इन्होंने कहा कि मैंने अपने आदमी से कहा भैया मेरी दरी और मेरा वो सारे चादर वादर सब कायदे से साफ़ करो उनको और उसको खूब अच्छे से धूप में डालो, और मैं जो है अपने कपड़े लेकर के नदी में उतर गया नहाने और कपड़े धोने के लिए। तो मैंने वो उस टाइम में कार्बोलिक साबुन एक होता था, एक मेडिकेटेड साबुन, कार्बोलिक साबुन है जो एंटी बैक्टीरिया होता है, जिसके जो बैक्टीरिया को मार देता है, ख़त्म कर देता है। तो कह रहे उस साबुन से मैंने जो है रगड़ रगड़ के अपने कपड़े धोए, और ऐसे धोए कि रेशा रेशा अपने कपड़ों का रेशा रेशा मैंने रगड़ दिया, और खूब तबीयत से रगड़ रगड़ के कपड़ों को धोया। फिर उसी साबुन से खुद भी नहाया, खूब तबीयत से नहाया, और जब तक दिल नहीं भरा नहाता रहा। मुझे जब ये हो गया कि हाँ यार अब मैं बैक्टीरिया फ्री हो गया हूँ, या मेरे कपड़े बैक्टीरिया फ्री हो गए, तब मैंने नहाना बंद किया। और जब मैं बाहर निकल के आया तो सोचो, इमेजिन करो दोस्तों, मैंने कितना उन कपड़ों को रगड़ दिया था कि वो श्रिंक कर गए थे। तो कह रहे खैर कपड़े वपड़े पहने मैंने, और उसके बाद में मुझे भूख लगी और नाश्ते में बैठा, और ऐसे बैठा जैसे एक रॉयल ब्रेकफास्ट करने के लिए एक रॉयल शिकारी बैठता है, और बेहतरीन नाश्ता किया। उसके बाद हम लोगों ने, मैंने उस लड़के से, हाँ गाइड आ गया था, गाइड इनको ऊपर गांव में गाइड आ गया था। तो जो गाइड था उसका नाम तो इस बार कहीं लिखा नहीं है, लेकिन उसकी जो हाइट थी वो 4 फुट 11 इंच थी, मतलब बड़ी छोटी सी हाइट का था, जैसे पहाड़ों में दाढ़ी कहते हैं। तो जिसके बाल लंबे थे और बड़ा गठीला और बड़ा
हेल्दी और गठीला जवान लड़का था, बस हाइट से मात खाया हुआ था, 4 फुट 11 इंच की हाइट थी उसकी। तो उससे इन्होंने पूछा कि भाई अब कितना चलना है, तो उसने ऐसे हाथ करके फैला दिया। अब पता नहीं जिम कॉर्बेट साहब क्या समझे, कितना नहीं समझे, क्या समझे, वो वही जाने। और उससे देखा कि जब इन लोगों ने सब सामान वामान उठा के अपना पैक वैक कर लिया है, सब कंधों में लाद लिया है, तो वो एक ढलान की तरफ उतर गया। ये लोग भी उसके पीछे 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 ढलान की तरफ उतरने शुरू हो गए। अब नीचे थोड़ा जा करके जिम कॉर्बेट साहब को ये लगा कि अब ये यहाँ से नदी पार करेगा और इस पहाड़ में सामने जो है चढ़ना शुरू करेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने ढलान में नीचे जा करके फिर उसी पहाड़ पे ऊपर को चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी। नदी के पार नहीं किया, इधर ही ऊपर चढ़नी शुरू कर दी। और जिम कॉर्बेट साहब भी और बाकी टीम भी उसके पीछे पीछे। तो पता नहीं कितने किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई और दोपहर की धूप, पसीने से लथपथ, भारी सामान हम लोग लेके चल रहे हैं, बड़ी हालत हमारी ख़राब हो रही है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उससे ये भी परवाह नहीं कि पीछे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उससे कुछ मतलब नहीं, वो अपना चले जा रहा है। और चलते 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 कह रहे कि शाम होते होते हम पहाड़ के टॉप में पहुँचे, जहाँ से व्यू तो बड़ा खूबसूरत था और कमाल का व्यू दिख रहा था। तो हम लोगों को लगा कि अब हम आ गए हैं। तो हम जैसे ही अपना सामान वामान रखने लगे, बोला अरे साहब ये क्या कर रहे हो आप लोग, अभी नहीं आया? तो अरे बोला अभी नहीं आया मतलब अभी कहाँ है? तो साहब वो जो पहाड़ देख रहे हो आप, उसने दूर पे एक पहाड़ दिखाया। तो बोले हाँ। कि उसके पीछे एक और पहाड़ देख रहे हो? बोले हाँ। क्या वहाँ जाना है, फिर वहाँ से हमको नीचे उतरेंगे हम, तब जाके पनार नदी आएगी। तो जो पनवा था उसके पास थोड़ा सामान था, तो उसने अपने सामान में से एक बड़ा भारी भरकम कोट निकाला और उस गाइड को बोला, उस जो लड़के को, कि भाई देख पूरा कुमाऊँ तो तूने हमें चला दिया है पैदल, अब ये कोट को तू पकड़ ले यार, मेरे पास वजन हो रहा है, इसको तू पकड़ और तू लेके चल। तो उसने भी कोई इस पर आपत्ति नहीं करी। उसने अपने कमर से बंधी हुई एक रस्सी खोली, जो वो भेड़ के बालों को से जो बनाई हुई जो रस्सी होती है, वो रस्सी खोली और उससे बात करके कोट को अपने पीठ में उसने पिट्ठू की तरह लगा के चलना शुरू कर दिया। अब बाकी टीम भी चल दी, कह रहे चल रहे जा रहे हैं, कभी नीचे उतर रहे हैं, कभी ऊपर चल रहे हैं, कहीं मैदान पार कर रहे हैं, फिर पहाड़ चढ़ रहे हैं, फिर उतर रहे हैं, ये वो करते करते किसी तरह से हम उस पहाड़ के पास पहुँचे, जो पहाड़ अंतिम पहाड़ था। वहाँ से जब नीचे देखा तो पनार नदी। थोड़ा सा नीचे उतरे तो देखा पनार नदी को। जब देखा तो जिम कॉर्बेट साहब कह रहे हैं कि मैं उस नदी को देखने में, उसके बहाव को देखने में, उसको विकराल रूप को देख के डर लग रहा था। तो मैं कोशिश कर रहा था कि सामने ही देख के चलूँ, मैं नदी की तरफ ना देखूँ। खैर चले उसके किनारे 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 चले जा रहे थे। एक जगह पे आकर के इस लड़के ने बोला कि साहब ऐसा है, अब ये जगह सही है, यहाँ से हमको नदी पार करनी चाहिए। तो सबने अपने जूते मोजे वगैरह उतारे और एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक जो ह्यूमन चेन होती है वो बनाई और उसके बाद सब पार करने लगे। तो जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं हमारे कमर तक पानी आ रहा था और कई जगह पाँव हमारा टकरा रहा था, मेरे पाँव में कई जगह चोट भी लगी और छोटे कंकड़ भी बहुत चुभ रहे थे, जैसे नीचे नदी, पहाड़ की नदियों में नीचे कंकड़ बहुत होते हैं, पत्थर। और कह रहे कि 2-3 बार तो मैं गिरते गिरते भी बचा। खैर जैसे तैसे मैंने पार किया, मेरे पीछे पनवा ने पार किया, फिर आदमियों ने पार किया। वो जो लड़का था वो सबसे पीछे था और जो पानी था उसकी, क्योंकि हाइट कम थी, तो उसकी चेस्ट तक आ रहा था। जो पानी हमारे कमर तक था वो उसकी चेस्ट तक आ रहा था। अच्छा, पहाड़ी जो नदियां हैं इनको पार करना अगर आपने पैदल है तो हमको हल्का सा एक एंगल बना के पार करना पड़ता है, कि जिससे कि पानी के बहाव में हम ना बहें, हल्का सा अपने को तिरछा को, जिससे से पाँव को बैलेंस करते हुए। इस लड़के से गलती क्या हो गई, इससे एकदम से अपनी चेस्ट कर दी, तिरछा होके पार करने लगा। तो तिरछा होके पार करने लगा, ज़्यादा पानी आया इसकी चेस्ट में और इसको बहा के ले गया अपने साथ। अब ये लड़का बहने लगा, उधर पनवा की नज़र गई, ये बह रहा है, तो पनवा ने अपना सामान वामान उतारा, फेंका और पनवा भी दौड़ा इसके पीछे। दौड़ते 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 मतलब वो भी आ रहा है। एक जगह पे पनवा ने देखा कि ये इधर किनारे इस जगह पे आएगा और वहाँ पे उसकी नज़र गई तो एक चट्टान ऐसे नदी के ऊपर से आ रही थी और पानी उससे टकरा के जा रहा था। तो ये दौड़ के गया उस चट्टान में, जाके औंधा लेट दिया, बिल्कुल कमर से ज़्यादा अपने आप को बाहर करके लेट दिया। और जैसे ही वो आया, इससे तुरंत उसके बालों को पकड़ा और उसके बाद उसको खींचना शुरू किया।
अब बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्क़त से कह रहे कि पनवा ने उसको पानी से बाहर खींच लिया। अब वो बच्चा बहुत, वो लड़का बड़ा घबराया हुआ और बहुत डरा हुआ और एकदम भीगे चूहे जैसा दिखाई पड़ रहा था। लंबे लंबे बाल भीग के चिपक गए और एकदम डरा हुआ और ऐसे बिल्कुल एक भीगे चूहे जैसा दिख रहा था। तो मैंने पनवा की को शाबाशी दी। मैंने कहा पनवा तूने ये बहुत अच्छा काम किया यार, तूने एक इंसान की जान बचाई। तो पनवा बोला नहीं नहीं साहब, मैंने किसी की जान वान नहीं बचाई है, मैंने अपना कोट बचाया है जो मैं अपने पिताजी के लिए लाया हूँ, और ये इतना महंगा कोट में कैसे वह जान देता। तो खैर, लेकिन पनवा ने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई थी, एक बहुत बड़ी बात थी। उतनी पहाड़ी नदी से किसी इंसान को बचा लेना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी तारीफ़ की बात है। खैर, अब जिम कॉर्बेट साहब ने डिसाइड किया कि आज हम कैंपिंग अब यहीं करेंगे, आज हम यहीं रुकेंगे और कल सुबह सनौली को ढूंढने के लिए निकलेंगे गांव को। तो पनवा ने कहा साहब ऐसा है कि मेरा गांव यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और मैं तो चला जाता हूँ अपने गांव, आप लोग अपना यहाँ पे कैंप कर लो आज। तो जिम कॉर्बेट साहब ने बोला ठीक है तुम जाओ। तो वो जो लड़का था उससे भी पनवा से बोले दाजू मुझे भी अपने साथ ले चलो, अब ये मेरे बस का तो नहीं है नदी को दोबारा पार करना, क्योंकि इतना डर गया था वो। उधर पनवा भी डरा हुआ था, बाघ की डर थी उसे। तो एक से भले दो, उससे बोला ठीक है भाई चल तू भी मेरे साथ ही चल। तो वो दोनों विदा लेकर के अपने गांव को चले गए। अब जिम कॉर्बेट साहब, उनका रसोइया और 4 आदमी, यानी इनके जो टोटल टीम थी, ये यहीं पे इन्होंने कैंपिंग करी, खाना वाना बनाया, खाया, उसके बाद ये अपना सोए। दूसरे दिन सुबह उठ के निकले, बहुत चढ़ाइयाँ चढ़ी, बहुत ढलान उतरे, बहुत घूमे इधर उधर। तो एक जगह पे इनको एक मैदान सा दिखाई पड़ा। शाम हो गई थी, अंधेरा होने वाला था, तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब यही मैदान में ही जो है हम अपना कैंपिंग करेंगे, आज हम यहीं रुकेंगे। तो वही टेंट वेंट लगाए। अच्छा, ये जो मैदान था, ये जो जो लेपर्ड था, ये मैनीटर लेपर्ड, इसकी टेरिटरी का ऑलमोस्ट सेंटर था, मतलब बीच का हिस्सा था, मध्य भाग था। करीब 100-150 किलोमीटर से ज़्यादा की टेरिटरी थी इसकी, जिसके बीच का हिस्सा, मध्य भाग, ये मैदान था। ये रात में यहाँ रुके, खाना वाना हुआ, अपना सब सोना वोना हुआ। अगले दिन सुबह उठे और फिर अपना सफ़र जारी किया। तो अपराह्न में, मतलब 2-2:30 बजे, 1:30-2:30 बजे का जो टाइम होता है, आफ्टर लंच जो टाइम होता है, ये एक गांव में पहुंचे जो पता चला कि सनौली गांव है। अब इनको देख के गांव वाले बड़े खुश हो गए, अरे कारपेट साहब आ गए, कारपेट साहब आ गए, अब हमें मुक्ति, अब हम इसके आतंक से, इस बाघ के आतंक से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि कारपेट साहब बहुत बड़ा नाम, उत्तरांचल में जिम कॉर्बेट साहब को कारपेट साहब के नाम से ही जाना जाता था। बड़ी आओ भगत भी, बड़ी सेवा भी, और इनके रहने वहने का इंतज़ाम किया गया। तो इन्होंने बोला कि भाई नहीं, मैं कमरे में नहीं रहूँगा, मेरे को खुली जगह चाहिए है। तो एक वरांडा था, जिस वरांडे के ऊपर एक थैच आई हुई थी, और उस पर इनको जगह, इन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर रहूँगा। वहाँ पे इनके बिस्तर का इंतज़ाम किया गया, जिससे इनको पूरा सामने का जंगल और पूरा एरिया सब दिखाई पड़ता था। और ये अपने साथ 2 बकरियां लेकर के आए थे इन्होंने। अच्छा, इस बीच जब गांव वालों से गपशप चल रही थी, तो गांव वालों ने बताया साहब हमारे गांव से तो और आसपास में यहाँ पे 4 आदमियों का शिकार कर दिया। तो पूछा भाई कहाँ कहाँ पे मारा? तो सामने जो पहाड़ था साहब, एक को यहाँ पे मारा, एक को यहाँ पे मारा, एक को इस जगह पे मारा, एक को तो गाँव से ही ले गया। तो उनके समझ में एक आइडिया आ गया कि सामने वाला जो पहाड़ है, इसका जो जंगल है, इस पर ही आदमखोर है। और अभी 2 दिन पहले, अगर इसने 2-4 दिन पहले, अब तो क्योंकि 2 दिन तो तब थे जब इनको बताया था, उसके बाद से तो 4 दिन हो गए थे। तो 4 दिन पहले ही आदमी को जो मारा था, तो कहे तुम लोग उसको ढूंढने के लिए नहीं गए? तो गाँव ने कहा नहीं साहब, हम लोग नहीं जाते हैं ढूंढने के लिए, क्योंकि ये बड़ा घना जंगल है और बड़ा भयानक जंगल है, इसमें आदमखोर को ढूंढने जाना हमारे बस का नहीं है, क्योंकि ना तो हमारे पास बंदूकें हैं, ना हमारे पास कुछ है। तो इन्होंने कहा ठीक है चलो। तो ये एक बकरी को ले गए, इन्होंने बकरी को ले जा करके उस जंगल से, और गांव के बीच में एक छोटे सा मैदान सा था, वहाँ पे बांध दिया। और एक बकरी को इन्होंने ऊपर गांव में अपना, जहाँ ये इनके सोने की व्यवस्था थी, उससे थोड़ा सा आगे एक प्लेटफॉर्म में उसको बांध दिया। और ये अपना आगे खाना वाना खाया, खाना वाना खा करके सोने की तैयारी चल रही है।
और वो बकरियां आपस में बातें आते करने में लगी, मैं कर रही, वहाँ से यहाँ से ये कर रही, मैं मतलब उनकी अपनी वार्ता चल रही है। वो यही कह रही होगी कि अरे मुझे कहाँ छोड़ गए ये जंगल में ये कह रही होगी अरे मेरे को देख, मैं तो सेफ हूँ, गांव के अंदर हूँ, लेकिन क्या पता कहीं मेरा ही आ जाए नंबर। खैर उनकी जो भी बातें चल रही थी, जिम कॉर्बेट साहब थोड़ी देर में सो गए और सुबह 6 बजे इनकी नींद खुली। बताते हैं बड़ी सुहाना सुबह सुबह थी, सुहानी सुबह थी। शीतल हवा चल रही थी, बेहतरीन ठंडी ठंडी सी प्यारी सी हवा चल रही थी। चिड़ियाएँ चहचहा रही थी, आसमान में लालिमा आ रही थी जो सूरज के उगने की होती हैं। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू था। और मैंने देखा तो मेरी वाली जो पास वाली जो बकरी थी ये मिमिया रही थी, लेकिन जो दूर जो बांधी थी वो उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैंने अपने आदमियों से कहा कि भाई ठीक है, तुम लोग जो है नाश्ता वाश्ता बनाओ और मैं उस बकरी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ये उस बकरी को देखने के लिए गए तो वहाँ पे वो बकरी दिखाई नहीं पड़ी और उसे घसीटे जाने के भी निशान नहीं दिखाई पड़े, क्योंकि बारिश की वजह से जो डायरेक्ट जो निशान थे वो मिट गए थे। तो इन्होंने फिर भी कोशिश करने की, देखा इधर उधर से कुछ, तो कहीं से भी कोई ऐसा कुछ जुगाड़, कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा था कि इनको कहीं से जाएं ये, क्योंकि इतना कटीला जंगल था। अगर कटी कांटों में चलते और उसमें चलते तो आवाज़ होती जिससे वो बाघ जो है सतर्क हो जाता। तो ये वहाँ से लौट के आ गए। लौट के आए तो गांव वालों से उन्होंने बोला, बात बात करी, इनको थोड़ा मलेरिया सा भी फील होने का, बुखार सा आने लगा था इनको। और गांव वालों से बात करी कि भाई ये जंगल में अगर अगर हम बीट के ऑर्गेनाइज करें तो ये बताओ सबसे नज़दीकी जंगल और कौन सा है इस शेर के जहाँ पे ये जाके छिप सके। तो उन्होंने कहा साहब वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है और वो 2 किलोमीटर के लिए उसको ये जो मैदान है इस मैदान को क्रॉस करना पड़ेगा। तो जिम कॉर्बेट साहब ने सोचा कि यार अगर ये मैदान को इससे क्रॉस करना पड़ेगा और कहीं ये सोचे कि इतना बड़ा मैदान में मेरे को ख़तरा हो सकता है और ये कहीं बीट जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके ऊपर ही अटैक कर दे या घायल भी कर दे तो ये एक रिस्की होगा का नहीं। और खैर इनको मलेरिया आ गया था, बुखार आ गया था। उसके बाद ये करीब 24 घंटे तक ये पड़े रहे, यानी कि जिस दिन बकरी को ले गया था और बात करीब वो दिन हो गया, फिर उसकी पूरी रात होगी, फिर उसका अगला दिन पूरा पड़े रहे, फिर रात भर पूरा अपना। जब उसके बाद अगले दिन जब ये उठे तो थोड़ा ये फ्रेश अपने आप को महसूस कर रहे थे। तो विचार कर रहे थे तो इनके जो लोग थे उन्होंने बताया कि साहब हमने वो बकरी जो दूसरी थी हमने उसको वहीं पे जाके बांध दिया है। तो ये बड़े खुश हुए कि उन्होंने कहा आज तो पक्का शिकार हो जाएगा, क्योंकि वो शेर 2 दिन से भूखा है। तो ये गए उस जगह पे देखने के लिए कि कहाँ पे वो किया जाए, तो इनको कहाँ पे से शिकार किया जाएगा। इन्होंने बकरी को देखा और उसके आसपास इधर उधर नजर दौड़ाई तो चारों तरफ जो है कटीले जंगल, कांटों से भरा हुआ जो झाड़ होते हैं उनका जंगल था। और एक पेड़ इनको दिखाई पड़ा, जो पेड़ थोड़ा सा मतलब तिरछा सा था, बांज का पेड़ था। और वो कह रहे हैं कि अगर मैं रबड़ सोल के जूते पहन के चढ़ूँ तो मैं इस पर ऐसे ही चढ़ जाऊँ, मुझे मतलब पेड़ पकड़ के चढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, मैं ऐसे ही चढ़ जाऊँगा। और उस पर एक ऊपर जाके टहनी जो है वो थोड़ा सड़ के झुक गई थी और उस पर वहाँ पे एक खाव जैसा, मतलब एक वैक्यूम जैसा बन गया था जहाँ पे मैं बैठ सकता था। तो मैंने जितने वो गांव वाले थे उनसे बोला कि भाई तुम ये आसपास के जितना ये कांटे हैं इन सारे कांटों को जितना बड़ा बड़ा हो सकता है काट के लाओ। और खूब कांटे ला करके मैंने कहा इस पेड़ के चारों तरफ इसको बांधो इनको, और इतनी मजबूत बाड़ लगाओ कि दूर दूर से फैला के लगाते जाओ और खूब मजबूत इस पेड़ के चारों तरफ से इसको कवर करो। तो उन लोगों ने वैसे ही किया और जो कांटे का नीचे से जो खूंट जो थे वो खूंट को ऊपर की तरफ करवाया इन्होंने, ताकि इनको पकड़ने में आसानी हो जाए। उनको ऊपर अगर बैठ के पकड़े हैं, कोई कोई कुछ दुर्घटना हो तो वो पकड़ ले उसको। तो खूब बढ़िया तरीके से टाइट बंधवा करके और खूब मजबूत बाड़ा गांव वालों ने बना दिया और वो सामने बैठ गए, बैठ के अपना बीड़ी वीड़ी पीने लगे। इतने में कुछ चिड़ियाओं की आवाज़ आने लगी। मैंने बताया ना जिम कॉर्बेट साहब तो जानवरों की और जंगल की आवाज़ पहचानते थे। वो तो जंगल की आवाज़ से पता कर लेते थे कि ये बाघ कहाँ है क्या है। तो उन्हें ये आइडिया आ गया कि ये बाघ का मूवमेंट शुरू हो गया है, बाघ अपनी जगह से मूव कर चुका है और अब वो शिकार के लिए निकला है।
तो उन्होंने गांव वालों को इशारा किया, तुम जाओ और जब मैं आवाज़ दूँ तो आना। तो गांव वाले बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा, अरे भागो यार, जंगल से मुक्ति मिली। वो भागते हुए अपना चले गए ऊपर गांव में। ये बैठ गए और देख रहे थे कुछ चिड़ियाएँ जो है बार बार डाइव मार रही, नीचे जा रही, फिर ऊपर आ रही, नीचे जा रही। अब उन चिड़ियाओं के नाम वाम बड़े टिपिकल से मेरे को नहीं आते हैं, बर्ड वॉचिंग का मुझे शौक नहीं है, तो मुझे बर्ड्स के नाम भी याद नहीं रहते हैं। तो हनी बेल या कुछ इस टाइप से, तो उन्होंने जो है समझ गए कि बाघ वहाँ पे है। उसके बाद अंधेरा हो गया एकदम, अब कुछ भी नहीं, अंधेरे में बैठे हुए हैं, शांत, कंसंट्रेट कर रहे हैं, अपने आप को आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको लगा कि इनके पीछे कुछ हलचल हो रही है। अब पोजीशन ये थी कि ये हिल नहीं सकते थे, पीछे घूम के देख नहीं सकते थे, और बंदूक को भी नहीं घुमा सकते थे। अब इनकी बड़ी वो थी। हाँ, एक चीज़ इन्होंने करी थी, अपनी जैकेट को जो है पूरा कवर कर दिया था यहाँ तक, और अपने हैट से अपने पीछे हैट को पीछे लगा दिया था कि अगर मान लो बाघ अटैक करे तो वो हैट को पहले पकड़ ले। हालांकि ये एक कोई बहुत कारगर उपाय नहीं था, लेकिन जानते हुए फिर भी इन्होंने अपने मन को बहलाने के लिए, गाली भी एक ख्याल अच्छा है, लगा लिया था। और वो जो बाघ था वो बहुत कोशिश कर रहा था झाड़ को हटाने की, और गुर्रा रहा था। उसकी गुर्राहट अगर एक आम आदमी सुनता तो जरूर डरता, लेकिन कॉर्बेट साहब कह रहे मैं उसके गुर्राने से नहीं डर रहा था। मैं डर रहा था जब वो चुप हो जा रहा था, जब उसकी आवाज़ आनी बंद हो जा रही थी। क्योंकि जब वो गुर्रा रहा था तो मुझे उसकी पोजीशन पता चल रही थी। उससे बहुत जोर से झाड़ को हिलाया और शायद वो दांत से उसको उखाड़ फेंकना चाहता था, लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ, अचानक कूदा और उसने बकरी की तरफ दौड़ लगा दी। बकरी को उसने झपटा, बकरी को गिराया। जैसे ही उसने बकरी को गिराया, मैंने आइडिया लिया, मतलब जिम कॉर्बेट साहब बोल रहे हैं कि मैंने आइडिया लिया, और मेरे पास उस टाइम मैं उसके लिए दोनाली बंदूक लेके गया था कि जब छर्रे निकले तो कुछ छर्रे तो उसके ऊपर पड़े, 4-5 छर्रे तो उस पर लगे, क्योंकि अंधेरे में मैंने फायर मारना है। इन्होंने लिया और एक कंसंट्रेट किया, अपना कान लगाए उसकी आवाज़ की दिशा की तरफ। जैसे ही इनको कुछ लगा कि ये सही मोमेंट है, इन्होंने फायर दाग दिया। फायर दागा और दागते ही इन्होंने देखा कि एक कोई हल्की सी परछाई जैसी, कोई सफ़ेद पीली सी परछाई ऐसे कूद के इधर को हुई है, और एक आवाज़ के साथ नीचे खेत की तरफ गई है। इन्होंने आवाज़ दी गांव वालों को। तब तक गांव वाले ऊपर से जो है वो चीड़ के पेड़ के जो छिलके, मैंने आपको कई बार अपने पिछले वीडियोस में बताया कि जो पाइन टॉर्च उनको कहते हैं, जिनको पहले से टॉर्च का काम करते थे, उनको जला दिया जाता है। एक गुच्छा सा उनका एक ग्रुप बना करके उनको जला दिया जाता है, खूब अच्छी रोशनी होती है। तो वो लेकर के गांव वाले आ गए तुरंत। उन्होंने जो कटिया झाड़ था सब हटाया हुटुया, और जिम कॉर्बेट साहब को निकाला ऊपर से और पूछा भाई क्या है। तो जिम कॉर्बेट साहब ने बताया कि देखो भाई, मैंने गोली तो मार दी है बाघ को, अब मरा है नहीं मरा है मुझे नहीं पता, लेकिन घायल 100% हुआ है। अब घायल होने के बाद में ये बाघ गांव के अंदर भी आ सकता है या क्या करेगा, इस बारे में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ। तो गांव वालों ने आपस में विचार विमर्श किया। उन्होंने बोला अरे साहब ऐसा है तो अभी आप भी हमारे साथ नहीं हैं, गन भी है आपके पास में और गोली भी है, तो अभी ढूंढ लेते हैं, हो सकता है मिल जाए कहीं। तो जिम कॉर्बेट साहब ने बोला हाँ ढूंढा जा सकता है, लेकिन कहीं ये ना हो कि तुम उसको देखो और तुम सब लोग मुझे छोड़ के भाग जाओ। कहा नहीं नहीं साहब, हम आपको छोड़ के नहीं भागेंगे, आज इस बाघ को मार के ही जाएंगे। मतलब बातें बड़ी बड़ी हो रही थी, या तो ये बाघ ही रहेगा या हम ही रहेंगे, ये वो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। और ये करके ऐसे कुछ, कोई इधर खेत पे कोई उधर खेत पे, ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा सा बिखरे हुए ढूंढ रहे थे। इतने में वो बाघ एक जगह से उससे उछाल मारी, छलांग मारी ऊपर को। अब कहते हैं ना एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया का होना, जो एक पहले बताया था मैंने आपको, उसी तरह का देखिए। उसको देखा जैसे जिम कॉर्बेट साहब ने, इन्होंने तो अपना गन उठाई, लेकिन उधर जो गांव वालों ने देखा उनमें भगदड़ मच गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया। बाघ, क्योंकि बाघ जैसी चीज़ सामने आ गई, वो सब इधर उधर आपस से टकराने लगे। उसी बीच क्या हुआ, कुछ मशालें एक साथ हो गई, तो उससे लाइट ज़्यादा भी, और उस लाइट को देखते ही इन्होंने जो है गोली मार दी। गोली मारी, धाई की आवाज़ भी, और बाघ नीचे गिरा। और वो जो गांव वाले जो भाग रहे थे, जिनमें भगदड़ मची थी, वो सब रुक गए और रुक करके देखने लगे, और बड़े खिसिया गए और बड़े शर्मिंदगी महसूस करने लगे कि यार हमने, यार बताओ, जिम कॉर्बेट साहब से कहा था कि हम छोड़ के नहीं भागेंगे और हमने भगदड़ शुरू कर दी।
और फिर ये भी सोचने लगे कि ये चलो अरे भाई बाघ को देख के तो कोई भी डरेगा, तो जिम कॉर्बेट साहब हमारी इस गलती को समझेंगे और नाराज़ नहीं होंगे। तो जिम कॉर्बेट साहब ने उनको इशारा करके बुलाया, आ जाओ भाई। आए, वो बोला कि भाई कोई बल्ली वल्ली है तुम्हारे पास में? कहा हाँ है। तो बोले जाओ वो बाघिन को बांधो और ले जाओ, ले आओ। वो गांव वाले गए, उस बाघिन को बांध के जो है ऊपर गांव में लाए। बहुत बड़ी बाघिन थी जिसका अंत हो गया था, यानी कि वो गोली चलने से उस बाघिन को मुक्ति मिली इस संसार से, और इस पनार घाटी के लोगों को मुक्ति मिली इस बाघिन से, जिसने 400 से ज़्यादा लोगों को मार दिया था, खा दिया था, और अगर नहीं मरती तो पता नहीं और कितने ये जीवन में अपने लोगों को शिकार करती। तो इस तरह से जिम कॉर्बेट साहब ने इस नरभक्षी बाघिन का शिकार किया। दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आगे भी कहानियाँ चलेंगी। अभी तो द टेम्पल टाइगर एंड मोर मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊँ के चौथी कहानी ख़त्म हुई है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हुआ है और आज्ञा चाहता हूँ, परमिशन दीजिए। जय बद्री विशाल, जय उत्तरांचल, जय भारत माँ।